हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का डिस्कशन हम कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के दौरान इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं और 2022 से 2018 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने पिछली वीडियोस के अंतर्गत कर लिया है। इंडियन पॉलिटी के 3 वीडियोस आज के वीडियो को अगर हम जोड़कर देखें तो आने वाले हैं। इसके आज हम बात करेंगे 2017 के क्वेश्चन डिस्कशन की। इसके बाद में जो 2 वीडियोस आएंगे उनमें एक वीडियो होगा 2015 और 16 के क्वेश्चंस का, दूसरा वीडियो होगा 2013 और 14 के क्वेश्चंस का। उसके बाद में हम अगले सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हुए डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के 2017 के पीवाईक्यूज को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कम से कम कितने मतदान किए गए मतदान का 50% पाना अनिवार्य है। तो क्या ऐसा है, क्या हमारे भारत में किसी निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को टोटल वोटिंग का 50% से ज्यादा पाना अनिवार्य? तो ऐसा नहीं है। भारत में जो प्रणाली है वोटिंग को लेकर वह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाएंगे उसी को हम निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ये इस तरह से कहना चाह रहा है कि अगर 100 वोट्स हैं तो किसी व्यक्ति को जीतने के लिए कम से कम 50+1 तो प्राप्त होना ही चाहिए, 50%, और उससे एक मत ज्यादा जीतने के लिए जरूरी होना चाहिए, या कम से कम 50%। लेकिन भारत में कैसा है, अगर 100 वोट हैं और 4 लोग खड़े हैं तो अगर किसी को 30 मिल गया, किसी को 20 मिल गया, बाकी को 25-25 मिल गए, 2 जनों को, तो भी क्या होगा, जो 30 जिसको मिले उसको घोषित कर दिया जाएगा विजेता, निर्वाचित उसे घोषित कर दिया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। फिर सेकंड कहता है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारी संसद में ऐसा होता है कि जो अध्यक्ष का पद होता है किसी भी संसद में, लोकसभा में, वो विजेता दल को, जो जिस दल की सरकार होती है, बहुमत वाला जो दल होता है, उसका व्यक्ति वहां पर अध्यक्ष के तौर पर होता है, और उपाध्यक्ष होता है विपक्ष से कोई व्यक्ति। लेकिन यह संविधान में उपबंधित नहीं है, संविधान में कहा गया नहीं है ऐसा, यह एक परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। और पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस भी किया था, 1969 से यह परंपरा शुरू हुई थी। तो अगर हम यहां से देखें तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन संविधान में इसका डिस्कशन किया हुआ नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, तो इसे भी हम गलत कर देंगे। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे कि ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक यानी जन्मजात मानव होने के तौर पर आपको जो अधिकार होता है वह है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। तो हमें पता है मत देने का, वोट करने का और निर्वाचित होने का जो अधिकार है हमारे भारत में कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार इस तरह का नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ आपके लिए नहीं रह जाते। फिर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बताइए है क्या? नहीं है ना। अच्छा, निर्वाचन आयोग के बारे में एक लेक्चर्स अभी रिसेंट दिनों में लिया हुआ आपके चैनल पर पड़ा है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए और मुझे बताइए कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। मुझे नाम बता देंगे अगर आप कमेंट में कि हमारे वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अगला देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम गलत कर देंगे, तो जहां पहला होगा वह गलत हो गया। ठीक है। संघ के गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। चुनाव के कार्यक्रम तय करने का काम क्या गृह मंत्रालय का है? बिल्कुल नहीं है, निर्वाचन आयोग का काम है ये, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। तो अब 2 भी कट जाएगा, 2 कट गया तो 3 ऑप्शन हमने इलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन बचा हमारा डी, यानी केवल 3। क्या कह रहा है?
निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, न्यायिक पुनरीक्षण का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व परीक्षण का अधिकार। इसको तो पढ़ते ही आप कह देंगे कि गलत है। क्या जब संसद कानून बनाती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से पहले जुडिशरी उसे चेक करती है? बिल्कुल नहीं करती। तो इसे आप कैसे सही कह सकते हैं? यह तो गलत हो ही जाएगा। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसमें आप क्या कहेंगे? न्यायिक पुनरीक्षण, इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, या अपने ही निर्णयों की वापस से जो रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट, वह आता है इसके अंतर्गत। लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है। आर्टिकल 13 में भी हम इसको देख सकते हैं, सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने की न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है कि संसद के द्वारा या एग्जीक्यूशन के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी आदेश दिए गए हैं, उन्हें चेक किया जा सकता है इस बेसिस पर कि ये संविधान के दायरे से बाहर तो नहीं है। उनकी संवैधानिकता को चेक किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? न्यायिक पुनरीक्षण आएगा हमारा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए और डी में आप क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, न्यायपालिका का अपने ही वादों, अपने ही डिसीजंस के अंतर्गत जो रिव्यू किया जाता है, जैसे कोई बड़ी पीठ के द्वारा पूरे पुराने निर्णयों के बारे में रिव्यू करते हैं, वो न्यायिक पुनरीक्षण भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको हम मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या क्या होता है? अगर आपको ये पता है तो आंसर कर लेंगे। राज्य विधानसभा का विघटन। क्या राष्ट्रपति शासन लगने से विधानसभा का विघटन होता है? नहीं, सरकार गिरा दी जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन विधानसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे तो हम गलत करेंगे, और इसे गलत करेंगे तो देखिए तीन चीजें आपकी हट गई, तीन ऑप्शंस आपकी एलिमिनेट हो गए, और दूसरा और तीसरा ठीक है। हाँ, राज्य की मंत्रिपरिषद हट जाती है, ये बात हमने की, बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों का विघटन हो जाता है, बिल्कुल नहीं, स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। तो सही अगर हमसे पूछ रहा है कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, अच्छा क्या नहीं होगा, ठीक है ठीक है, इसको हम वापस से देखते हैं। क्या क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद तो हट जाती है, तो ये तो नहीं होगा, तो दो को हम हटाएंगे। मंत्रिपरिषद हट जाती है, सही बात है। यानी क्या चीजें नहीं होती? राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता, स्थानीय निकायों का विघटन भी नहीं होता। तो ऑप्शन हमें जरूर देखना है, क्वेश्चन भी पढ़ने का हमें ध्यान रखना है। यानी ये चीजें नहीं होती है जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ना तो स्थानीय निकायों का विघटन होगा, ना राज्य विधानसभा का विघटन होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार का भाग 3 है संविधान के अंतर्गत, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके द्वारा? बताइए कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, यानी बेगारी का निषेध, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन तो आर्टिकल 17 में आता है ना, तो ये तो नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में बात की गई है, 29 और 30 में, तो ये भी नहीं होगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के बाल श्रम नियोजन से निषेध, ये बिल्कुल ठीक है। तो आर्टिकल 23-24 में ये दो चीजें आती है, ऑप्शन 1 और 4, तो सी होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। उस कथन को चुनना है जिसमें मंत्रिमंडल स्वरूप का सही से वर्णन होता हुआ हमें नजर आता है। क्या है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था। जिस सरकार में मंत्रिमंडल होता है उसकी प्रकृति किस तरह की होती है? कम से कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहा है कि सरकार मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल इसलिए होता है ताकि सरकार की आलोचना को कम से कम किया जा सके, इसलिए तो नहीं होता। बल्कि मंत्रिमंडल तो इसलिए होता है कि सरकार के जो उत्तरदायित्व हैं लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति, उनका सही तरह से उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा सके। तो इसे तो हम गलत कह देंगे। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक सरकार के पास बहुत सारे आयाम के अंतर्गत कार्य होते हैं करने के लिए। गरीबी भी देखनी है, विकास भी देखना है ना, बेरोजगारी पर भी ध्यान देना है, और हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा को भी देखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो इतने सारे जो उत्तरदायित्व होते हैं किसी सरकार के, उन उत्तरदायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन किया जा सके, इसलिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें कहीं ना कहीं सटीक लगता हुआ नजर आता है, तो ये स्टेटमेंट हमें ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगर आप भारत में देखें तो मंत्रिमंडल जो सरकार होती है वो क्या डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है? नहीं होती। जो सरकार है वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो ये कह रहा है जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो जनता के प्रति ही उत्तरदायित्व है, लेकिन यहाँ पर जो सामूहिक उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं वो होता है सदन के प्रति। तो वह भी अगर इस तरह से हम थोड़ा टेक्निकल जाएं तो भी इस स्टेटमेंट को हम गलत कर सकते हैं। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है। शासनाध्यक्ष को मजबूत करना नहीं, शासनाध्यक्ष के कामों में सहायता करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है? देखिए, जब हम संघ राज्य पद्धति की बात करते हैं तो हम देखते हैं दो तरह की सरकार होती है, प्रांतीय और संघीय। उनमें स्पष्ट रूप से विभाजन होता है किसका? शक्तियों का, अनुसूचियों के माध्यम से। ठीक है, स्पष्ट विभाजन होता है। इसके अलावा अगर उनमें किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निवारण के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। उसी तरह से भारत में भी कुछ इस तरह का है। और प्रांतों का, जो संघ की संसद होती है वहां पर प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सदन की व्यवस्था भी की जाती है। अब भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था है, किस तरह की विशेषता है, उसके बारे में बात करनी है। और चार में से कौन सी विशेषता भारत में नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, कोई डाउट ही नहीं है हमें इस बारे में। और अभी तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो टसल चल रही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, तो हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता नजर आती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। बताइए कौन सी अनुसूची में किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची की का उल्लेख करती है? बताइए। फिर बात करें संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में, मैंने कहा जो प्रांतों की इकाइयां हैं उनको संघ की संसद में क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में हमारी जो राज्यसभा है, जैसे अमेरिका में है सीनेट है, वहां पर सभी राज्यों को 2-2 सीट प्रोवाइड की गई है। लेकिन भारत में जो सीटें मिली है राज्यसभा में वह है जनसंख्या के आधार पर। तो बिल्कुल सही है, भारत में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भी बात ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यानी जो राज्य भारत के अंदर हैं वह आपस में सहमति बनाए हुए हैं कि भारत हमारा संघ होगा। तो ऐसा नहीं है, भारत जो
एक संघ बना हुआ है, यूनियन बना हुआ है, वह सहमति का परिणाम नहीं है। अमेरिका सहमति का परिणाम है। ठीक है, तो यह वाली विशेषता भारत में नहीं है। और पूछ रहा यही है कि भारत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन भर सकता है, देखते हैं। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले, अगर आपने अर्हताएं पढ़ी हो लोकसभा के निर्वाचन के लिए, तो हम देखते हैं कि उसका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। हो सकता है भारत में तो कोई विदेशी भी निवास कर रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं कर सकता, उसका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये गलत कर देंगे। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा, निवासी नहीं नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, प्लस उसकी एज, उसकी उम्र भी कितनी हो जाए, 25 वर्ष, तब वह लड़ सकता है। अगर नागरिक भी है और 15 साल का लड़का है तो नहीं दाखिल कर सकता ना, 18 साल का भी है तो भी दाखिल नहीं कर सकता। तो नागरिक भी होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष भी होनी चाहिए। भारत के किसी नागरिक द्वारा, बिल्कुल, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है या किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर मतदाता सूची में तो नाम दाखिल हो जाता है 18 साल की उम्र के बाद, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्वाचन के लिए दाखिल करने के लिए तो 25 वर्ष का होना आवश्यक है आपके लिए। भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो जब इतने सारे ऑप्शंस में यही बात कही गई है, तो हम क्या करेंगे, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, तभी वह लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को करेक्ट मानते हुए बात करेंगे, क्योंकि अगर निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम है तो हम यहाँ पर, हालांकि ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर आयु तो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी को आंसर माना गया है, इसलिए हम ऑप्शन सी को आंसर करेंगे। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। भारत की संसद में, एक सेकेंड, नामांकन पत्र तो उम्र इसके लिए जरूरी होनी आवश्यक है, क्योंकि ये अर्हताओं में लिखा गया है। लोकसभा के लिए इतनी एज होनी चाहिए आपकी और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए निर्वाचन के लिए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद से लगातार क्वेश्चन आते हैं। जब हम हमारी PYQs की लास्ट क्लास होगी जो 2013 और 14 के क्वेश्चंस की होगी, उनमें हम सबसे आखिर में ये बात जरूर करेंगे कि जो पिछले क्वेश्चंस हमने देखे वहां पर सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो भारत की संसद के संदर्भ में पूछा है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। कितना कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है, फैक्ट नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पे आपकी बात आती है जब आप प्री की बात करते हो। तो क्या है गैर सरकारी विधेयक, अगर आपको पता है तो बता दोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो सदन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निर्वाचित नहीं है, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, निर्वाचित भी हो सकता है, नाम निर्दिष्ट भी हो सकता है, बस वह मंत्री नहीं होता। अगर कोई मंत्री बिल प्रस्तुत करता है तो वह सरकारी विधेयक हो गया। मंत्री के अलावा, जैसे अभी केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो लेकिन मंत्री तो लिमिटेड है ना, 15% ही हो सकते हैं सदन की संख्या के। तो बीजेपी के अगर कोई दूसरे सदस्य भी कोई बिल प्रस्तुत करते हैं, वो मंत्री नहीं है, तो भी वह बिल क्या कहलाएगा, वह गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। तो गैर सरकारी विधेयक होने का मतलब यह है कि कोई विधेयक जो मंत्री के अलावा किसी दूसरे सदस्य ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। यह 2017 का क्वेश्चन है। तो क्या आप जरा देखिए 1950, अगर 52 से हम बात करें
लेकिन संसद का गठन तो 1946 में जो हमारी संविधान सभा थी उसी से भी संसद चलती रही थी पहले चुनावों तक। तो अगर तब से बात करें तो अब तक क्या किसी भी सरकारी गैर सरकारी विधेयक नहीं आया होगा क्या? एक कॉमन सेंस लगाइए। जबकि अगर पहली संसद की बात करें या पहली लोकसभा की बात करें, जो उस वक्त के लोग थे उनकी एक योगदान था संविधान के निर्माण में भी, तो उनका अपना अपना मत था, वे लोग भी अपने अपने बिल प्रस्तुत किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी एक ही बार हुआ है या दो बार हुआ है, अनगिनत बार ऐसी चीजें आई हैं। हालांकि संसद के रिकॉर्ड में उसकी गिनती रही होगी, लेकिन बहुत बार, जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बार गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं हमारी संसद में। तो इसे भी हम क्या करेंगे, गलत। सही पूछ रहा है तो डी को अपना आंसर बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछ रहा है। 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया? जब हम बात करें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो 42वें संविधान संशोधन में 3 अनुच्छेद इसमें ऐड किए गए। 39A जो बात करता है निशुल्क विधिक सहायता की। एक था 48A जो बात करता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और एक था 43A जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और वह क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहायता। यह था ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 43A जो 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन एक बहुत ज्यादा प्रावधानों वाला संशोधन था, इसीलिए तो हम उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहते हैं। इतने ज्यादा प्रावधान हमारी प्रस्तावना में चेंज किया गया, मौलिक कर्तव्य लाए गए, डीपीएसपी में चेंज किया गया, बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया था उसके अंतर्गत। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, सीधा सा था। अगर याद है आपको तो चीजें निकल के आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार का क्या मतलब है? जो नागरिकों को अधिकार दिए गए, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, के सरकार या राज्य स्टेट हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। और उसकी सुरक्षा कौन करता है? उसकी सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। तो यह तो उल्टा बोल रहा है कि राज्य के दावे, नहीं, दावे नागरिकों के हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। ठीक है, तो गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सही बोल रहा है अधिकारों के बारे में। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकार नहीं है। सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, समान अधिकार हैं, नागरिकों के लिए अधिकार है, संविधान में समाविष्ट होते हैं। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अब यहां पर देखिए, यह भी आपको थोड़ा बहुत ठीक लग सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें नजर आता है वो ऑप्शन सी है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। हमारे दावे हैं, हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध है। मैं कुछ अपनी अभिव्यक्ति में ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे देश की एकता और अखंडता को उससे नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा। चौथा कह रहा है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध, कुछ नागरिकों के नहीं। इसे तो आप एलिमिनेट कर दोगे देखते ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कोई प्रतिबंध, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। विधायिका संसद के कृत्यों पर लगाते हैं क्या? कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं। नीति निदेशक तत्व, पहली बात आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि यह कानूनी रूप से या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार है। उसके अलावा नीति निदेशक तत्व कुछ ऐसे डायरेक्शंस है हमारी सरकारों के लिए, ताकि उन्हें पता रहे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है कानूनी तौर पर। लेकिन
नीति निदेशक तत्व निर्बंधन नहीं लगाते, वह सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। ना तो विधायिका पर लगाते हैं, ना ही कार्यपालिका पर लगाते हैं। सही पूछ रहा है तो दोनों ही गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनामी संपत्ति, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप घबरा सकते हैं पॉलिटी के, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से कर पाते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेनामी संपत्ति का लेन देन के बारे में जो अधिनियम बनाया गया 1988 में, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बिल्कुल समझा जाएगा। और बेनामी संपत्ति का मतलब ही यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, काला धन है, जो जिस पर उसने टैक्स सरकार को पे नहीं किया है, तो उस पैसे को यूज में लेने के लिए अपने किसी रिश्तेदार या किसी नौकर या जानने वाले के नाम पर वह कोई संपत्ति खरीद लेता है, चाहे उसे बताकर या बिना बताए भी, तो वही तो बेनाम संपत्ति है। तो बिल्कुल उसे माना जाएगा अगर मालिक को पता नहीं है तो भी। तो ये तो गलत हो गया हमारा। जब पहला गलत हो गया तो दो ऑप्शन हट गए, और जब दो ऑप्शन हट गए यानी 50% क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, यानी आपके क्वेश्चन के सही होने की 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। सरकार उन्हें जब्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो यह ठीक है। तो दूसरा यहां भी है, दूसरा यहां भी है, तीसरा चेक करना है। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। बिल्कुल उपबंध करता है। जो 3 प्राधिकारियों का उपबंध किया गया उसके बाद भी कोई चाहे तो एक अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था है, अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है, वहां पर अपील की जा सकती है। न्यायाधिकरण में छोटा धी आएगा, ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप कि ये वाला थर्ड भी हम गलत कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तीस्ता नदी के संदर्भ में यह सवाल है। हालांकि देखा जाए तो इसे हम जियोग्राफी के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन अब यहां पर आ ही गया है तो देख ही लेते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। गलत हो गया ना। तीस्ता नदी उद्गमित होती है जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर, सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। और आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर लेक से, मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर जो है। तो गलत यहीं पर गलत हो गया, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, सिक्किम से बहती है ठीक है, लेकिन एक ही स्थल नहीं है उद्गम का। रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है। रंगीत नदी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यह स्टेटमेंट, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन पहला गलत है। और पहला गलत है तो दो ऑप्शन हट जाते हैं। दूसरा देखो यहाँ भी हमें नजर आ रहा है कि दूसरा तो सही है। तीसरा देखते हैं। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। मिलती तो बंगाल की खाड़ी में ही है, लेकिन आप देखिए अगर भारत और बांग्लादेश की सीमा से होती हुई ये बहती तो भारत और बांग्लादेश के मध्य इसको लेकर विवाद होता क्या? नहीं होता ना, क्योंकि यह भारत से निकल के, सिक्किम से निकलकर भारत से होते हुए मतलब हमारे देश से बांग्लादेश में जाती है। इसीलिए तो इसके पानी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। तो सीमा पर नहीं बहती, और सीमा पर बहती भी है तो इस सीमा पर ही बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर जाती, भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी इसको नजर आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम गलत कर देंगे, ऑप्शन 2 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद यह है। अगर बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन से
भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में क्या सही है? जो हमारे संविधान में भाग 4A है, वही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन कर्तव्यों को यानी मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दी गई है क्या? नहीं, तो नहीं दी गई है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। अगर इनडायरेक्ट वे में आप देखें तो हो सकता है आपको ऐसे कुछ कर्तव्य, विधिक कर्तव्य नजर आए जो हमारे मूल कर्तव्यों के साथ संबंधित हो, लेकिन डायरेक्ट इनको लिंक्ड नहीं किया गया है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी हम गलत करार देंगे और फिर से हमारा आंसर जो सही पूछा गया है और दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और अब बात करते हैं निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, तो बताइए। अभी तो काफी क्वेश्चंस यहाँ पर बाकी हैं मुझे जहां तक लग रहा है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। बात कर रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका की, जो हमारी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं बात की गई है 5 तरह की, किस कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इतनी स्वतंत्रताएं हमारे यहाँ पर है, तो देख लीजिए कौन सी नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2017 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो देखते हैं 18वां है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र किसको क्रियाशील बनाता है, किसे क्रिएटिव बनाता है? लोकतंत्र साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये बात बिल्कुल करेक्ट लग रही है, क्योंकि लोकतंत्र की खासियत यही तो है, जब टर्म आता है चुनाव का, तो हर साधारण पुरुष और महिला को यह सोचने का, यह क्रियाशीलता का मौका मिलता है कि किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, अपने मत का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, ताकि हमारे देश में एक बेहतर सरकार की स्थापना हो सके। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र, ठीक है ना। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को नहीं, साधारण पुरुषों और महिलाओं। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल्स को सिर्फ काम थोड़ी होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो हर वयस्क महिला और पुरुष का काम है, तो इसे भी हम नहीं मानेंगे। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। दलीय कार्यकर्ता तो अपने दलों को आगे बढ़ाने के लिए उनके हक में कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो क्रियाशीलता होती है वह समस्त पुरुषों और महिलाओं के संबंध में हम कहेंगे, ज्यादा ब्रॉड टर्म में, और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं क्या? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते हैं, लेकिन संवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इन पर नजर भी रखती है, तो एक नियंत्रण तो इन पर होता ही है, नियंत्रण के अंतर्गत ये होते हैं, तो इसे हम सही नहीं कहेंगे। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। अगर आप संसदीय स्वरूप की बात करेंगे ना, तो यह निरंतरता की जगह, देखिए दो चीजें हैं, एक सरकार होती है जो स्थायित्व पर बल देती है, और एक सरकार होती है जो उत्तरदायित्व पर बल देती है। तो स्थायित्व वाली सरकार होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली वाली। आप अमेरिका की गवर्नमेंट को देखेंगे, अध्यक्षात्मक। आप अगर अमेरिका की गवर्नमेंट को देखेंगे तो वहां पर एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहां पर राष्ट्रपति 4 साल तक काम करता है। अब अगर राष्ट्रपति ने काम नहीं किया अच्छा, तो 4 साल के बाद वो उसे चुनेंगे नहीं, ऐसी बात है। लेकिन उत्तरदायित्व वाली सरकार, जो संसदीय सरकार है, जो भारत में भी हम देखते हैं,
इसमें उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि इस निरंतरता को महत्व मिलता है स्थायित्व वाली सरकार में, जो उत्तरदायित्व को कम महत्व देते हैं। संसदीय सरकार ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और आपको गिरा दिया जाएगा सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है उसका लक्षण ये नहीं है, ये लक्षण है स्थायित्व वाली सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार का। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। मैंने कहा आपसे उत्तरदायित्व की बात यहाँ पर होती है, और सरकार या कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट और ज्यादा टेक्निकल होते हुए बात करूं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इसका होता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। डी कहता है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ऐसा नहीं होता। अगर वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे सरकार के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वह चाहे या उनका दल चाहे तो उन्हीं में से किसी दूसरे को सरकार का अध्यक्ष बना सकता है। तो सरकार का अध्यक्ष निर्वाचन के बिना किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध के बारे में आपको बताना है। अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ सह संबंधित हैं। हाँ, ठीक बात है, अधिकार और कर्तव्य आपस में सह संबंधित हैं। फिर अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। अधिकार व्यक्तिगत है और समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र नहीं है। जब आपको स्वतंत्रता या कोई अधिकार मिलता है तो आपको यह कर्तव्य भी मिलता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन आप ना करें अपने अधिकार के नाम पर। ठीक है, तो स्वतंत्र तो नहीं है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। नागरिक के व्यक्तित्व के लिए, उसके विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं। गलत बात है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर अधिकार होने का मतलब यह है कि आपके पास एक कर्तव्य भी आता है कि किसी दूसरे के अधिकार का आप हनन नहीं करेंगे। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, यह भी हालांकि ठीक है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य में इस तरह का संबंध हम नहीं बना सकते। अधिकार और कर्तव्य आपस में क्या है? सह संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान निर्माताओं का, हमारी संविधान सभा का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में? बताइए, संविधान के लोगों का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें नजर आता है? तो हमें पता है हमारे संविधान का जो दर्शन है, हमारे संविधान का जो उद्देश्य है, हमारे संविधान का जो लक्ष्य है, वह हमें कहाँ मिलता है? वह हमें मिलता है उद्देशिका में। तो यही तो बात ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यह होगा हमारा आंसर। 21वां क्वेश्चन हो गया और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में, हाँ, यह लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? हमारी जो विधायिका है, हमारी जो संसद है, किसके द्वारा मंत्री परिषद पर, सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है? तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। प्रश्न पूछते हैं हमारी संसद के द्वारा सरकार की नीतियों पर प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थगन प्रस्ताव की बात होती है। तो बिल्कुल ये तीनों ही यहाँ पर सही आंसर है और तीनों के द्वारा सरकार पर या मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। तो यह था हमारा इंडियन पॉलिटी के 2017 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें पसंद आ रही हैं। आपके अगर और कुछ सजेशंस हैं तो वो सजेशंस हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सबकी तैयारी शार्प हो जाए। हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।